क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पा रहे बिकॉज उनका सेशन चल रहा है, तो मुझे ये क्लास मैनेज करनी पड़ेगी, कल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यस, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इज एनालॉगस टू वैलेंसी फॉर एलिमेंट्स, है ना बेटा। अब एसिड का एन फैक्टर निकालना इज वेरी सिंपल। एसिड जितने H प्लस आयंस दे सकता है, यानी कि एसिड की जितनी बेसिसिटी होती है वो उसका एन फैक्टर होता है। और कोई भी एसिड कितने H प्लस आयंस निकाल सकता है, वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने H उस एसिड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजेंस या फिर ऑक्सीजन से जुड़े हैं। याद आया आपको, समझ में आया पॉइंट? यस। और उसके हिसाब से हमने सारे देखे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, बेसिस का फैक्टर देखेंगे। सो डू यू नो अबाउट ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुना है आपने? यस मैम। बेटा ऑक्सैलिक एसिड दो तरह का होता है, एक तो होता है हाइड्रेटेड, ध्यान से सुनना है टर्म्स, पता है केमिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, हमें टर्म्स में सुन के लगता है हाइड्रेटेड का मतलब क्या है। सो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड एंड एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, COOH, प्यार से मैं बताती हूँ, कुह कुह, व्हाट आई कॉल इट, कुह को। किसी ने चैट में कुछ मुझे भेजा है, लेट मी चेक दैट, अनदर नेम ऑफ इथेन, क्या बात है, इथेन डाइओइक एसिड, अर्पण वेरी गुड यार, वेरी गुड बेटा। तो COH डॉट 2H2 भी लगाने पड़ेंगे, यानी कि इसके क्रिस्टल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल घुसे रहते हैं। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कितने H है इसके अंदर? 2। कितने C है इसके अंदर? 2। कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? 4। तो H2C2O4 डॉट 2H2O इज हाइड्रेटेड। जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास या किसी भी कंपाउंड के पास डॉट H2O लिखा हो तो समझ जाना इट इज हाइड्रेटेड। इसका मतलब जानते हो ना आप लोग कि सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर जगह जगह पर कौन से मॉलिक्यूल एंटर्ड है, घुसे हुए हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो व्हाट डू यू कॉल सच कंपाउंड्स? हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। यस। और अगर आप इसमें से पानी के मॉलिक्यूल निकाल दो, हल्का सा हीट करो कि इसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल घुस के बैठे हुए वो निकल जाए, तो ये बन जाएगा खाली H2C2O4, यानी कि COH, कुह कुह, राइट। सो यू कॉल इट एनहाइड्रस, बिना पानी वाला एनहाइड्रस, पानी वाला हाइड्रेटेड। यस एवरीबॉडी। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, बी इट हाइड्रेटेड बी इट एनहाइड्रस? कितने HO से कनेक्टेड है यहाँ पर? 2। 2। पानी वाले को कभी काउंट मत करना, पानी इज नॉर्मल लाइक न्यूट्रल। सो पानी वाले के H को काउंट मत करना कभी भी, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम ये है कि अगर ये H प्लस देगा तो ये OH माइनस भी देगा, एसिड और बेस दोनों दे रहा है, तो वी कंसिडर एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो पानी के H को कभी कंसिडर मत करना, आपको सिर्फ एसिड को देखना है। सो ये एसिड में कितने HO से जुड़े हैं बेटा? 2। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। और अगर एनहाइड्रस वाले की बात करें तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो चाहे हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हो या एनहाइड्रस, दोनों के एन फैक्टर्स आर सेम विच आर 2 2। इस बात में किसी को कोई क्रॉस तो नहीं करना, ये आपको समझ में आ गया? नो मैम। मैम आप एक चीज याद दिलानी थी आपको, आपने तो वो ब्रैकेट भरवाने आपको। हाँ, अरे वाह, बहुत देर से याद दिलाया, लेकिन अब मैं फ्लो में आ गई हूँ तो मैं लास्ट में बताऊंगी ब्रैकेट वाला पॉइंट। सबने पिछले सारे वीडियोस देख लिए ना सब बच्चों ने, जिन्होंने नहीं देखे थे? यस वेरी गुड। तो कमिंग बैक टू दिस, यस मैम। वेरी गुड बेटा, तो वो लास्ट में भरते हैं उसको, लेकिन पहले भी से कंप्लीट करते हैं। सो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हो या एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, दोनों के एन फैक्टर्स सेम है। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या दोनों के इक्विवेलेंट मास भी सेम होंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था बेटा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो बेटा हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कितना आएगा, आप निकाल लेना, 126, यानी कि पानी को भी ऐड कर लेना, कर लोगे। कितने कार्बन है इसके अंदर? 2। 2 into 12। कितने ऑक्सीजन इसके अंदर? 1 2 3 4 5। तो 5 into 16। और कितने हाइड्रोजन है? 4 + 2 6। सबको जोड़ लोगे तो इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा, बताओ? 126। इक्विवेलेंट मास कितना आएगा हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का, जरा मुझे बताएंगे आप? 126/2 दैट इज 63। लेकिन अगर हम बात करें एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास, तो उसके लिए आपको इसका मोलर मास देखना पड़ेगा, जो कितना होता है? 90 होता है बेटा, राइट? निकाल लेना। सो 90/2। तो आप देख रहे हो दोनों के इक्विवेलेंट मास अलग अलग है, क्योंकि दोनों के क्या अलग अलग है? मोलर मास। भले ही दोनों का क्या सेम है?
10 फैक्टर। n फैक्टर। क्लियर है ऑक्सैलिक एसिड। अब एक लास्ट एक एसिड ये लिख लिया आप लोगों ने, Yes, sir. ये ध्यान रखना, मैं आपको मेन सारे एसिड करा दिए, इसके आगे नहीं आएगा अभी। नेक्स्ट इज बोरिंग, सॉरी बोरिंग नहीं, बोरिक बोरिक एसिड, नॉट सो बोरिंग एसिड। बोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड भी बुलाते हैं इसको, और ऑर्थो बोरिक, ऑर्थो बोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। अगर मैं आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछूं तो आप पहले बोलोगे मैम स्ट्रक्चर बताओ इसका। अगर मैं आपसे एन फैक्टर पूछूं तो आप बोलोगे पहले स्ट्रक्चर बताओ, देखे तो कितने HO से कनेक्टेड है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पॉइंट है, आराम से तसल्ली से सुनना बेटा, और नहीं आए तो कितनी बार पूछ सकते हो। सो BOH, किसी ने चैट में कुछ भेजा है मुझे, इसके other names. क्या बात है अर्पण, बोरिक एसिड बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बोरेट नॉट बोरेट, वेरी गुड, इट्स अ वीक एसिड। एंड BOH ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और पता है एग्जाम में आपको ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, BOH होल थ्राइस लिख सकते हैं ना, क्योंकि B से 3 OH जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो ये एसिड है बेटा, और आपका मन क्या कहता है, इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 HO से जुड़े हैं, और ये तीनों H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते हैं, राइट और रॉन्ग? पर होगा तो नहीं। आपका सही कहता है बेटा, लेकिन एक्चुअली बोरिक एसिड का इनफैक्टर 1 होता है। आप बोलोगे मैम 1 क्यों? तो सुनो ध्यान से, थोड़ी गहरी बात है। जो बोरिक एसिड होता है इसमें जो ये बोरॉन है बेटा, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। वैसे हर एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बॉन्डिंग? क्या पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं लोग? Shells. Stable electronic configuration. Very good, which is octet, right? They want to achieve their octet. They want to have 8 electrons in their outermost shell, right or wrong? है ना? तो every element bonding करता है कि उसके outermost shell में 8 electrons हो जाए। Yes? Yes, ma'am. है ना? लेकिन यहाँ पर बोरॉन ने बॉन्डिंग कर ली, पर इसके outermost shell में 8 नहीं, केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितना जरा गिनो, कितने हुए शेयरिंग के बाद? 1 2 3 4 5 6। यानी कि बोरॉन ने बोरिक एसिड बनाया, तब भी उस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए जब इसको पानी में डालते हो बोरिक एसिड को, क्या मैं बोरिक एसिड को ऐसे लिख दूं BOH होल थ्राइस, तो ये अपने अंदर से H निकालेगा, तो बाद में पहले क्या करेगा? पहले ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, यस और नो? तो पानी में जैसे डाला आपने, तो बेटा पानी को 2 मिनट के लिए तोड़ के लिख दो मैं आपको समझाने के लिए, H प्लस एंड OH माइनस, है ना? तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए OH माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इस OH माइनस को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। क्या पूरा करने की कोशिश करता है बेटा? ऑक्टेट। और ऐसा करने से क्या मिलता है आपको? BOH होल 4, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। और बस क्या बचा रह गया बाद में पानी के पास? तो केवल H प्लस। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, पर ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉरी। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, इस पूरे रिएक्शन को याद नहीं रखना, आपको याद ये रखना है कि बोरिक एसिड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड, जिसमें बोरॉन बेचारा कंगाल है, इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है। तो व्हेनेवर यू एड इट इनटू वाटर, तो ये अपने अंदर से H+ निकालने के बजाय पहले अपना ऑक्टेट पूरा करने की वजह से पानी के OH को छीन लेता है, और क्या प्रकट होता है पानी के अंदर? H+। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी ही सही, पर समझ में आए कि नहीं? Yes, हो रहा ma'am. है ऐसा? हाँ बोलो बोलो। ठीक है, अब एक बोरिक एसिड मॉलिक्यूल की वजह से, बिकॉज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड, पानी में कितने H+ पैदा हो रहे हैं? 1। तो हम इसलिए बोरिक एसिड का इनफैक्टर क्या बुलाएंगे? 1। बोरिक एसिड के अंदर से नहीं निकल रहा, बट इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है एक H+। तो एक बोरिक एसिड मॉलिक्यूल की वजह से एक H+, so the N factor of boric acid is 1। आया समझ? ऑक्टेट पूरा, इसे ऑक्टेट पूरा क्यों करना है? बिकॉज हर चीज स्टेबल होना चाहती है बेटा।
एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम स्टेबल। हमारी पूरी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी पर टिकी हुई है बेटा, कि स्टेबल होना है, स्टेबल होना है। तो स्टेबिलिटी तो सबको तभी मिलती है। व्हाई आर इनर्ट गैसेस इनर्ट? इनर्ट गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करती बेटा? बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट हीलियम। तो उनकी देखा देखी हर एलिमेंट क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। तो बोरॉन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पानी, जैसे पानी लेकर आई, पानी से क्या छीन लिया? उसका OH माइनस टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और क्या क्रिएट किया पानी में? एक H प्लस। अगर आपको पूरी बात याद नहीं रखनी है अभी के लिए मत रखो, क्योंकि दोबारा पढ़ना है हमें। अभी के लिए केवल क्या याद रखो कि व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड? Despite of having 3 hydrogen directly bonded to oxygen, its n factor should have been 3 in that ways, but इसका n factor कितना होता है? just 1, because ये normal acid कहाँ है? इसे तो पहले अपना क्या पूरा करने की लगी हुई है? ऑक्टेट। So this is boric acid for you people. बेटा आपको समझ में आए सारे एसिड वाले केसेस? Yes, ma'am. Yes, लिया ma'am. आप लोगों ने। तो हम आगे बढ़े। अब हम देखने वाले हम ये n factor क्यों निकाल रहे हैं बेटा? हमारा दिमाग खराब हो गया। Why we finding our n factors? Equivalent mass of compound is हमें इक्वल मास निकालना है, ओके? बिकॉज बेसिकली क्या होता है, पढ़ते 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 मेन पर्पस भूल जाते हैं। सो ऐसे ही लाइफ के साथ भी है। बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं किसी कोचिंग में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर उनके लिए पता है वो क्लासेस अटेंड करना एक रूटीन सा बन जाता है, एक आदत की, बस एग्जाम क्लास अटेंड करनी है, टेस्ट देना है। उन्हें अपना मेन पर्पस भूल जाते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, IIT में जाना है, या अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पर्पस अपने आप को रोज याद जरूर दिलाया करो बेटा, तो आपका पढ़ने में और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा आपको। भूल तो नहीं जाते हो ना आप लोग ये बात? भूल जाते हो? नो नो मैम। वेरी गुड बेटा। अगर आपने उतार दिया तो आगे बढ़े। हम बात करने वाले एन फैक्टर ऑफ बेसिस की। बेटा बेस जानते हो क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन में कौन से आयंस देते हैं? OH आयंस। ये बहुत ही आसान है इनफैक्ट। तो बेटा कौन सॉल्यूशन में OH आयंस, या एक एसिड का मॉलिक्यूल जितने OH आयंस देगा वो क्या होगा इसका? एन फैक्टर। जैसे एसिड का एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जितने H प्लस आयंस दे वो उसका एन फैक्टर, बेस का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जितने OH आयंस दे वो उसका एन फैक्टर। तो लिखो इस बात को, एन फैक्टर ऑफ बेस इज नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। वैसे फॉर्मूला यूनिट शुड हैव बीन अ वर्ड, पर मैं मॉलिक्यूल लिख देती हूँ, इट्स ओके, चलता है इतना। ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जानते हो, पानी के अंदर घोलने पर। सो बेटा जिस तरीके से एसिड की बेसिसिटी थी, बेस की क्या होगी? Acidity. एसिडिटी। यानी कि किसी बेस की एसिडिटी ही उसका एन फैक्टर होती है। यू नो ट्राई फ्यू बेसेस हियर, जैसे NaOH, इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3. 3, दैट्स राइट। गिव मी अ मिनट बेटा, बच्चों को सो 3, दैट्स राइट। अच्छा एक बात बताइए, आपको इस बात में क्वेश्चन नहीं आ रहा है? चलो मैं ही पूछ लेती हूँ वो क्वेश्चन। NaOH में एक OH है, एन फैक्टर 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, एन फैक्टर 2 है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH है, एन फैक्टर 3 है। ये बताएं कि BOH होल थ्राइस में एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 1. आप बोलोगे मैम अभी तो पढ़ा है। पहली बात तो मैम पहले वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। यस, पहली बात मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। पहली बात तो ये बेस नहीं है, ये एसिड है। पर आप बोलोगे हम पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला OH तो ये तो OH निकालेगा, ये वाला OH निकालेगा और ये H निकालेगा, या H क्रिएट होगा इसकी वजह से। तो एसिड और बेस में पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको एक बात बताती हूँ मैं, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम बताती हूँ। H2SO4 तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, पढ़ चुके थे ना? HOSO, राइट? यस। इसको मैं कभी एग्जाम में ऐसे लिखा आता है बेटा, SO2OH होल ट्वाइस। SO2OH, इसको बंद कर देते हैं जरा, होल ट्वाइस।
तो इसमें भी OH ग्रुप है कि नहीं है? अगर इसको ऐसे लिख कर दे देंगे वो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, या पहचान लोगे इसको? सोचो, लिख सकते हैं ना SO2 and OH होल ट्वाइस। तो यही चीज होती है बेटा, आपकी आंखें ना जितनी भी हो खुली होनी चाहिए। अगर चश्मा है तो 4 आंखें हैं, नहीं है तो 2 आंखें हैं, वो एकदम खुली होनी चाहिए कि इसको इस तरह से लिखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन से OH बेस के OH हैं और कौन से OH में से H प्लस निकलेगा। तो एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ, हालांकि ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर मेटल्स और नॉन मेटल्स? Metals. मेटल्स। तो मेटल के साथ अगर OH लगा हो तो वो बेस है, अगर नॉन मेटल के साथ OH लगा हो तो वो एसिड है। छोटी सी टिप है, बहुत काम आएगी आपके। आप इसे हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज में, किसी में भी लिख सकते हो। फिलहाल हम बेस की बात करते तो मैं इसको हटा देती हूँ। सो मोर और लेस मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस एंड नॉन मेटल से OH लगा हो तो वो एसिड है। तीन तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा ये बताओ अमोनिया क्या है? अमोनिया, अमोनिया का एन फैक्टर कितना होगा? 1। कैसे? मैम इसे एक्वस फॉर्म में करेंगे तो ये NH4 किसकी आवाज से? पहले अपनी मधुर आवाज, नाम बताओ अपना। मैम वंश। वंश बिल्कुल सही बोला बेटा। अब लोग अमोनिया का फैक्टर निकालने के लिए पहले अमोनिया को पानी में तो डालो, क्योंकि क्या लिखा है फैक्टर? नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो पानी में डाल के देखें इसको बेटा। सबको ये रिएक्शन तो पता होगी कि अमोनिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म व्हाट? Ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये कितने OH आयंस प्रोड्यूस करेगा बेटा सॉल्यूशन में? बताओ बताओ। 1। तो इसका फैक्टर 1 होगा। बच्चे सोचते हैं अमोनिया में से OH है ही कहाँ, राइट? तो अमोनिया को पानी में डाल के देखो बेटा, समझ में आएगा OH है। तो पहचान लोगे ना, बेस का फैक्टर तो सिंपल रहा ना बेटा एकदम, या नहीं? Yes, ma'am. अब हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के एन फैक्टर की। रेडी फॉर दैट एवरीबॉडी? ये लिख लिया आप लोगों ने? लेकिन सॉल्ट का एन फैक्टर बताने से पहले मैं आपको सॉल्ट बताना चाहती हूँ क्या होता है बेटा। पहले मैं नॉर्मल केस बताऊंगी, फिर थोड़ा सा कंपटीशन लेवल टच करेंगे यहाँ पे। पहले सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट कैसे बनते हैं? आप बोलोगे हम सबको पता है, बचपन से जानते हैं, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल मैंने HCl एसिड लिया और NaOH बेस लिया, तो व्हाट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन? सुन लीजिए ध्यान से। एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे बेटा? वाटर। और बचा क्या? Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। Salt. आप और ध्यान से देखो, क्लैरिटी आनी चाहिए। HCl में क्या था? H प्लस और Cl माइनस था। NaOH में Na प्लस and OH माइनस था। बेस ने दिया OH माइनस और रह गया कैटायन। एसिड ने दिया H प्लस और रह गया एनायन। तो एसिड का एनायन और कैटायन जानते हो ना बेटा? एसिड का एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं, और बेस का कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं। उनके मिलने से जो बनता है उसे क्या बुलाते हो? सॉल्ट। और H प्लस और OH के मिलने से क्या बनता है? ऑफ कोर्स वाटर। तो इसी को बोलते हो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड के H प्लस की OH ऑफ बेस से रिएक्शन होकर वाटर बने और एसिड का एनायन बेस के कैटायन से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए, उसे क्या बोलते हो? रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इतना समझ में आया बेटा आपको या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। अब इस एसिड बेस रिएक्शन में HCl ने कितने H प्लस दिए पानी के बनने में? 1. 1। तो इसका फैक्टर 1 है। अब बोलोगे तो वैसे भी होता था मैम। NaOH ने कितने OH आयंस दिए पानी के बनने में? 1। अबे बनी तो दिया OH। यू हैव टू से बेटा। आवाज आ रही है मेरी? 1. लैग तो नहीं कर रही है स्क्रीन या आवाज ब्रेक हो रही है तो प्लीज लेट मी नो, आई कैन करेक्ट इट एट दैट पॉइंट। ओके, बताते रहना मुझे। अब एक क्वेश्चन बताती हूँ बहुत ही खतरनाक, ध्यान से सुनना, आपके होश उड़ सकते हैं। H2SO4 प्लस NaOH, और मैं बना रही हूं NaHSO4 एंड वाटर। बेटा ध्यान से देखो, H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है? कितने H प्लस निकाल सकता है? H2SO4 पढ़ा चुकी हूँ, आपको बताओ।
2। 2 पर इस रिएक्शन में ना निकाल तो 2 सकता है, पर इसने एक ही निकाला है, H प्लस एंड HSO4 माइनस लिख रही हूँ उसको मैं, ठीक है तो इसके पास 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, है तो इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, पर इसने एक ही निकाला, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और बेस ने Na प्लस NOH माइनस। तो आप देख रहे हो कि बेस के OH और एसिड के H प्लस ने क्या बना लिया बेटा, वाटर, और बेस के कैटायन और एसिड के एनायन ने बना लिया सॉल्ट। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना। लेकिन इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई तो नहीं हो रही कि ये कैसे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? मुझे हो रही है। बोलो बोलो क्या हो रही है, बोलो ना, मैं क्रॉस सब क्वेश्चन हुआ करो। क्यों? अगर मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, होल्ड करना 1 मिनट के लिए, इसको रोक के रखो क्वेश्चन को। पर चलो ऐसा हो गया है, फॉर अ मोमेंट सोच लो कैसे हुआ, वो बाद में बताऊंगी, पर हो गया ऐसा। अगर ऐसा हो गया तो फॉर दिस रिएक्शन क्या मैं बोल सकती हूँ कि H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है या पार्शियल? partial. इसने सारे H प्लस नहीं दिए, है ना। और इन दिस रिएक्शन H2SO4 के एक मॉलिक्यूल ने कितने H प्लस दिए हैं? 1. 1। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये रिएक्शन कैसे होगी बाद में देखेंगे, लेकिन ये रिएक्शन है। आप मुझे बताओ, दिस रिएक्शन एसिड H2SO4 ने कितने H प्लस दिए हैं बेटा? 1। Partial. सो फॉर 1. दिस रिएक्शन H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा? तो कमिंग बैक टू एसिड का n फैक्टर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एंड इन दिस रिएक्शन H2SO4 ने कितने H प्लस आयंस दिए हैं बेटा, जल्दी बताओ? 1। So for this particular reaction H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा? 1। और NaOH का n फैक्टर कितना होगा? इसने कितने OH आयंस दिए, इसके पास तो एक ही दे सकता है, तो इसका n फैक्टर 1। इतना क्लियर है आपको या नहीं? Yes ma'am. अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखने जा रही हूँ, अभी आपका क्वेश्चन होल्ड रखना। हाँ, H2SO4 प्लस NaOH, और यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्लैरिटी 100% चाहिए बेटा। यहाँ पर बनाया मैंने Na2SO4 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, 2 H2SO4 ने दिए 2H प्लस, है ना, इस बार कितने H प्लस दिए इसने? 2H प्लस। और यहाँ मैंने NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, जो 2 Na प्लस आयंस देंगे और 2, ये मैं कैसे तोड़ रही हूँ, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? No ma'am. अब इन दिस केस बेटा रिस्पॉन्ड किया करो, मुझे मजा तभी आता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, मैं आपको तो देख नहीं पा रही हूँ, कम से कम आवाज तो सुन सकूं ना। सो एसिड के 2H प्लस और बेस के 2OH माइनस ने मिलके कितने वाटर बनाए बेटा? 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और आपको मिला ये सॉल्ट। क्या इन दिस केस H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? Yes, ma'am. Yes. Yes इस ma'am. बार H2SO4 ने दोनों H निकाले हैं। सो फॉर दिस रिएक्शन n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होगा बेटा? 2। Two. बिल्कुल सही बोला बेटा, 2 होगा। और NaOH का n फैक्टर कितना होगा, ध्यान से बताना। 2। रिलैक्स, 2 बोला ना आपने, 2 बोला, वेरी गुड, 2 बोला। लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ना, फिर से दोबारा सोचना और फिर आंसर देना। बेस का n फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ OH गिवन बाय, हाँ, अब बताओ तो NaOH का n फैक्टर कितना है, फिर से बताओ। 1। भले ही यहाँ पर 2 लिखा हो या 2 लाख लिखा हो, आप n फैक्टर हमेशा 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालते हो बेटा। ये बात समझ में आ गई आपको? इस रिएक्शन में भले ही 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे होंगे, पर एक मॉलिक्यूल कितने OH? तो 2 मॉलिक्यूल से 2 OH आयंस मिल रहे हैं, तो एक से ऑफ कोर्स एक ही मिलेगा, यस और नो? यस मैम। Yes. और H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयंस निकाल रहा है, तो इसका n फैक्टर 2 होगा। तो n फैक्टर ऑफ NaOH बताइए कितना है फिर से बेटा? 1। ये बात 1. क्लियर हुई? ये कॉमन मिस्टेक्स है, इसलिए मैं आपको करेक्ट करवा रही हूँ। तो बेटा यानी कि H2SO4 का n फैक्टर 1 भी हो सकता है और 2 भी, डिपेंडिंग कि वहां पर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है या कंप्लीट। इतना समझ में आया आपको? Yes ma'am. अब Yes. क्वेश्चन है कि ऐसा होगा क्यों? ऐसा तब होगा बेटा, जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है वेरी कोल्ड कंडीशन में। तो कोल्ड कंडीशन में H2SO4 ने केवल एक ही H प्लस दिया, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में कराओगे तो 2। तो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस हद तक होगी, भले यहाँ पर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर एग्जाम में आपको रिएक्शन देकर, आपको ये रिएक्शन लिख कर दे और पूछे
व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास या फॉर दैट मैटर n फैक्टर ऑफ H2SO4। तो आप रिएक्शन को गौर से देख लेना कि H2SO4 ने दोनों H प्लस दे दिए, एक ही H प्लस दिया है। एक ही दिया है तो n फैक्टर 1, दोनों दिए हैं तो n फैक्टर 2। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. मतलब थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं और एसिड्स के पास आते हैं यहाँ पे, यानी कि जिस भी एसिड का n फैक्टर 2 है उनका n फैक्टर 1 भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट 2 ही लोगे। बाय डिफॉल्ट मतलब क्वेश्चन में नहीं दी रिएक्शन, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, पूछा सिर्फ व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, तो बाय डिफॉल्ट कितना लोगे n फैक्टर? मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए which of the following is the correct value of n factor of H2SO4, ऑप्शन में दिया है 1 1 2 2 3 3 4 both 1 and 2, तो क्या टिक करोगे आप? both 1 and 2. Both 1 and 2. both one अगर आपसे पूछो व्हाट इज n फैक्टर ऑफ H2SO4, ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4, अब क्या टिक करोगे आप? 2. 2. तो क्वेश्चन का मूड देख के हमें बताना पड़ेगा, या रिएक्शन देकर पूछा तो भी आप ऐसा करोगे। तो इसका मतलब केवल H2SO4 ही क्यों? हर वो एसिड जिसका n फैक्टर 1 से ज्यादा है, जैसे H3PO4 का n फैक्टर क्या है? 3, पर H3PO4 के और क्या क्या n फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 and 2. वेरी गुड, तो 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। H3PO3 के 1 और 2 हो सकते हैं। जिन जिन के n फैक्टर्स 1 से ज्यादा है उनके n फैक्टर उस ज्यादा वैल्यू से, छोटी वैल्यू से लेके ज्यादा वैल्यू तक सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग की रिएक्शन में वो कैसे पार्ट ले रहा है। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया या चीज क्लियर हो गई बेटा आपको? Clear. पक्का? एनी डाउट अबाउट इट? ये लिख लिया आपने? No, ma'am. करेक्ट। ओके, आगे बढ़े बेटा। अरे हाँ तो बोल दो। no ma'am नहीं बढ़े आगे? no ma'am लिख लिया आपको जो लिखना था? yes sir ओके Yes, अब ma'am. मैं एक चीज और बताती हूँ आपको बेटा, ध्यान से सुनना, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है इसके अंदर। तो यस ओके, तो हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाई है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसिड HCl और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये टूटा, या इसको अब पूरा खोलती नहीं, अब तो आप समझ जाओगे ना। आपको अगर मिला CaOH Cl सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या समझे बेटा इस रिएक्शन से? सोच के बोलना आराम से, बिकॉज आपने ये समझ लिया था, उसको यहाँ अप्लाई करो। इस रिएक्शन में HCl ने कितने H प्लस दिए? 1. 1। 1, ma'am. और Calcium कैल्शियम हाइड्रोक्साइड hydroxide. वैसे तो 2 OH है इसमें, पर दिए कितने इसने? 1. Ma'am, 1. यस कुशाग्र, करेक्ट आंसर 1। तो एक H प्लस एंड एक OH से एक वाटर मॉलिक्यूल बना और ये मिला आपको सॉल्ट, और यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ? Complete neutralization. Complete. फॉर दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर क्या लिख दूं? 1. 1। और अगर मैं ये लिखूं HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives you CaCl2 plus 2 mole of water. So अब ध्यान से दिमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कितने OH आयंस दिए हैं? 2. 2। और 2 HCl ने कितने H प्लस आयंस दिए हैं? 2 ने, एक ने 2. 1, 2 ने 2। हालांकि फिर भी HCl का फैक्टर कितना है? 1. और CaCl2 को कितना है फॉर दिस रिएक्शन? 2. 2। और यहाँ पर हुआ है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और मिला आपको सॉल्ट एंड वाटर। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है, क्या आपको वो 100% क्लियर हो रहा है? यानी कि इस बात सिर्फ एसिड के लिए ही नहीं, बेस के लिए भी एप्लीकेबल है कि उसके n फैक्टर 1 2 भी हो सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, या किसी का n फैक्टर अगर 3 है तो 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यहाँ पर ma'am. लिख दो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास किसका फैक्टर 1 भी हो सकता है और इसका 1 2 3 तीनों हो सकते हैं, है ना? आप भी कॉपी में लिखते जाओ, नीचे लिखते जाना ऐसा क्यों हो रहा है। अब बेटा मैं सॉल्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे, मैं आए। Yes, ma'am. इस सॉल्ट को देखिए बेटा, NaHSO4, देख रहे हैं आप इस सॉल्ट को? आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन ओवर हियर। आप लिख चुके हैं, यू वांट टाइम टू राइट डाउन, आई कैन गिव यू दैट बिकॉज आई वांट योर फुल अटेंशन राइट नाउ। यू कॉपिंग? yes ma'am कर लो लिख लो, फिर आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात समझानी है। I'm copied
फैंटास्टिक. सो लेट्स मूव ऑन. सो बेटा ये जो NaHSO4 है ये एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है? partial. partial. यानी कि H2SO4 दो H+ दे सकता था पर इसने एक ही दिया. एक रिमूवेबल H अभी इसमें बाकी है ना बेटा, मानते हो कि नहीं? यस तो सुनो, इस सॉल्ट के अंदर एक ऐसा H है जिसको रिमूव किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+. ये बात समझ में आई या नहीं है? यस Yes, ma'am. बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स Yes, किया ma'am. करो. इसका मतलब अगर इस NaHSO4 को आप इसके अंदर थोड़ा सा और, मान लीजिए आपने इसके अंदर NaOH डाल दिया, ये मैंने क्या डाला है इस NaHSO4 के अंदर? एक बेस. तो ये जो एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन देख रहे हो, ये इस OH आयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर. नो? यस यस. Yes, ma'am. और बच क्या जाएगा यहाँ पे? SO4. NaSO4 है ना? पक्का? यस तो बेटा इन दिस रिएक्शन ये भी सॉल्ट है और ये है बेस. सॉल्ट ने बेस से रिएक्शन कर कैसे ली? आप बोलोगे क्योंकि ये सॉल्ट जो है ना इसके पास अभी एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है, यानी कि ये H+ निकाल सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि Na2SO4 क्या NaOH से कोई रिएक्शन कर सकता है? नो मैम. नो, क्योंकि No, इसके ma'am. पास तो OH No, प्लस ma'am. प्लस तो H नहीं है. लेकिन NaHSO4 कर पाया क्योंकि ये सॉल्ट तो है. किसी ने चैट में मुझसे कुछ पूछा है? नो नो दे बोल दो मुझसे. लेकिन ये कैसा सॉल्ट है बेटा? ये एसिडिक सॉल्ट है या एसिड सॉल्ट बोल देते हैं. तो ऐसे सॉल्ट जो कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं, जिनके पास अभी और H+ है ले लो, या फॉर दैट मैटर अभी और OH आयन से ले लो, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एसिड सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट. आई बात समझ में? यस मैम. Yes, तो ma'am. ये बताइए कि जो Na2SO4 है ये कैसा सॉल्ट है? क्या ये एसिड सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है? नॉर्मल. नॉर्मल, क्योंकि इसके Neutral. Normal salt. नॉर्मल सॉल्ट इज अ वर्ड. नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि इसके पास ना तो रिप्लेसेबल H है और ना रिप्लेसेबल OH. क्या बात है, वेरी गुड. समझ में भी आ रहा है? ऐसे बोल रहा हूँ. हमारा है ये वाला देखना, ये वाला सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? ये सॉल्ट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का? बेस. पार्शियल. और इसके पास अभी क्या बाकी है मेरे दोस्त? OH. OH. अरे चैट में ऐसी बोल दो, देखना पड़ता है चैट. पार्शियल हो गए कुशाग्र. सो यस, इसके पास एक रिप्लेसेबल OH है. तो क्या बोला हूँ? बेसिक सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट? Basic salt. Basic salt. वेरी गुड, मजा आ गया. सो यू नो नाउ नो व्हाट अ एसिडिक सॉल्ट, व्हाट अ बेसिक. पहचान लोगे? ये तो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से. अच्छा, बेसिक सॉल्ट किससे रिएक्शन करेगा? बेसिक सॉल्ट एक एसिड से रिएक्शन करेगा या बेस से रिएक्शन करेगा बेटा? ये बताओ. Acid. Acid. एसिड से. कोई भी एसिड ले लो, H से ले लो. तो एसिड का H+ और इसके पास जो रिमूवेबल OH है इसका OH क्या बनाएगा? CaCl2 एंड H2. यहाँ तक जो मैंने आपको भी बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता है, आई एम सॉरी 12th क्लास के बच्चे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बात को कि बच्चे 12th में आ जाते हैं 11th की बेसिक चीजें बिना जाने, और वो पूरे 12th 11th तो सफर करते हैं, पूरे 12th भी सफर करते हैं. तो इसलिए बेटा हमारे पास ये मौका है कि हम इन बेसिक्स को सुपर क्लियर कर ले. इन छोटी छोटी चीजों के ना पता होने से लोग केमिस्ट्री को ना पसंद करते हैं, जबकि अगर समझ में आ जाए ना तो इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल एंड एंजॉयबल सब्जेक्ट. ओके, डू आई मेक सेंस हियर? Yes, ma'am. किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है या फिर मेरी क्वेश्चन की बाढ़ आ जाए? बाहर आते हैं. ओके, लेकिन ध्यान से, हाँ, इट्स गोना बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू. सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, पता लगाना है कि कौन सा सॉल्ट एसिड सॉल्ट है, कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है और कौन सा बेसिक सॉल्ट. पता लगा पाओगे विद बोल दिस सिनेरियो? Yes, ma'am. और अगर Yes. गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. मैं तो बहुत गलतियां किया करती थी, लेकिन उन गलतियों से सीखा करती थी. सो डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को ये बात. ओके, सो मैं आपको सॉल्ट दे रही हूँ यहाँ पे. सो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं. अभी चिल्लाना मत, हाँ, जल्दी से पहले लिख लो सारे. NaCl, NaHCO3, Na2CO3 and AlOH whole twice Cl. ढंग से लिख देते हैं इसको, रंग बिरंगा.
Okay. What am I doing, man? Okay, yeah. And KH2PO2. पहले ये वाला नहीं दे रही, चलो पहले ये वाला दे दिया तो दे दिया. Na2HPO4 and Na2HPO3 Na3PO4 also H2PO3. Okay, is it a long set of questions? या आप डर तो नहीं गए बेटा? नो मैम. एक No, और लिख ma'am. दूं? ये कहाँ से आ गया? Okay, yeah. एक और लिख दो, just one more. KNO3. एक और लिखने का मन कर रहा है. आप बोलोगे मैम रुक जाओ बस, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप मुझे? नो. That's all. तो आप एक काम करो, साथ में करेंगे या आप ट्राई करना चाहोगे? इनका आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा एसिड सॉल्ट है, कौन सा बेस सॉल्ट. Should we do this together? ट्राई. चलो शुरू के 4 ट्राई करो, सारे तो नहीं, शुरू के 4 ट्राई करो सिर्फ. सिर्फ टाइप बताना है आपको, फिर मैं आपको एन फैक्टर निकालना सिखाऊंगी. हाँ बेटा, इसमें बताना क्या है मैम? टाइप एसिड की, हाँ कौन सा सॉल्ट एसिड सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, या नॉर्मल सॉल्ट है. शुरू के 4 करने से, जस्ट 4. Okay, I'm getting the answers. Vishwajit, second is wrong. Third is, या तो आपने कुछ सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया शायद. No, विश्वजीत, no, no, no. कीर्ति करेक्ट बेटा, पहले तो सिंपल है. आयाश पहले तो सिंपल है. दूसरा, no, 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 no. Let me comment. No, no. सेकेंड सॉल्ट क्या? अर्नव. ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं आ जाती बीच में. अब वन सेज नो बेटा, नो. अब आप रुक जाओ, सारे रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ, अब मत भेजो. पहले मैं बता दूं आपको. मैम सेकंड सिंपल सॉल्ट. थर्ड इज करेक्ट. देवांश थर्ड इज करेक्ट. कुशाग्र थर्ड इज करेक्ट. देवांश फर्स्ट इज करेक्ट. आई एम सॉरी. प्रणव नो बेटा, नो. ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो? अब मेरी बात सुनो पहले सारे. मेरी बात सुनो, बाद में देखूंगी अपने चैट. मेरे साथ हो आप लोग इस वक्त. NaCl के पास कोई रिप्लेसेबल H और OH दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कैसा सॉल्ट है बेटा? आई थिंक ये तो नॉर्मल है ना. इसमें तो Normal. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग इन दिस वन. दूसरा है सोडियम एसिटेट. बेटा ध्यान से सुनो, जरा आप ये बता सकते हो कि किस एसिड और किस बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना होगा? ये वाला पोर्शन कहां से आया होगा? CH3. Acetic acid. वेरी गुड. और ये कहां से आया होगा? NaOH. वेरी गुड. तो बेटा बताओ कि इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे? याद करो, एक ही था, है ना. तो इसका एक H और इसका एक OH मिलके पानी बना दिया, और क्या मिला आपको? CH3CONA. तो क्या इसने सारे H जितने दे सकता था सारे H दे दिए, या बचे इसके पास कुछ? जितने एसिडिक एसिड के पास देने लायक H थे, H+, वो दे दिए, या और भी दे सकता था? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है ये, पार्शियल? कंप्लीट. कंप्लीट. और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा क्या बनता है बेटा? नॉर्मल. नॉर्मल सॉल्ट. सॉल्ट. बट आप में से काफी लोगों ने इसे, किसी ने एसिडिक सॉल्ट, किसी ने बेसिक सॉल्ट लिखा. क्यों बेटा? कि आपको 100% समझ में आया कि नॉर्मल क्यों है? भाई इसके पास जो था उसने दे दिया, कुछ रखा थोड़ी बचा के H. एक ही H पर दे सकता था, दे दिया इसने. नॉर्मली लिखा था किसने? मैम. अर्नव. मैम देखो, सो 3 बार भेजा था मैंने नॉर्मल अच्छा सॉल्ट. ठीक है. एक्चुअली सीक्वेंस का प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोग नंबर वाइज नहीं दे रहे थे मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो गई. कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने लिखा है तो वेरी गुड, डू सम थम्स अप फॉर दैट. थर्ड वाला देखें बेटा, थर्ड वाला.
एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, और नहीं आए तो जब तक ना आए पूछते रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला हिस्सा तो एसिड से आया होगा और ये वाला हिस्सा बेस से, तो ये कौन से बेस से आया होगा? Na, आप बोलोगे NaOH से। और HCO3 कौन से एसिड से आया होगा? ये कौन सा एसिड था? कार्बोनिक एसिड। कार्ब H2CO3। H2CO3 का की बेसिसिटी कितनी होती है? कितने H+ निकाल सकता है बेटा? 2 2। 2 मैम। पर यहाँ पर इसने दोनों H निकाल दिए थे या एक ही निकाला था? एक निकाल। एक, तभी तो HCO3 आ गया यहाँ पे। यानी क्या ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है? पार्शियल। Partial. अब इसके पास क्या बचा हुआ है? रिप्लेसेबल H+ आयंस या रिप्लेसेबल OH आयंस? H+। H+। और जो H+ देता है उसे एसिड बुलाते हो या बेस बुलाते हो? एसिड तो ये एसिड। कैसा सॉल्ट हुआ बेटा? Acid. लेकिन आप में से काफी लोगों ने इसे बेसिक लिखा है। आई वांट टू नो कि आपने क्या Acidic गड़बड़। salt. हाँ, आपने इसे बेसिक नहीं लिखा, पर काफी सारे लोगों ने बेसिक लिखा है। बताओ बताओ, अभी समझ में आ गया 100%? Yes, ma'am. ओके। Yes ma'am. Na2CO3, अब इसी को फिर से ले लो। Na2CO3 बनाने में H2CO3 ने दोनों H जो रिप्लेसेबल थे दोनों दे दिए, बचा के रखा अपने पास कोई? दोनों दे दिए। दोनों दे दिए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है? सो क्या नॉर्मल। सॉल्ट है? नॉर्मल। ठीक है बेटा, ये तो दिखाई दे रहा है। इनको पहचानना बहुत सिंपल होता है। क्या इसके, ये बेसिक, इसके पास रिप्लेसेबल OH आयंस है। किसी को इसमें कुछ पूछना? मैंने जल्दी से बेसिक लिख दिया क्योंकि No यस ma'am. क्लियर है? पक्का? मेरे दोबारा बता दो ये वाला। I'm clear. वेरी गुड। अब देखते हैं कितना क्लियर है। I'm ये acid. सिर्फ ये, आराम से बेटा, आराम से। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ होता है। आप इसको ध्यान से देखो, कॉपी में लिख कर देखो कौन से एसिड कौन से बेस, उस एसिड की कितने H+ निकाल सकता था। प्लीज टेक योर टाइम एंड जस्ट टेल मी। ये मैं चैट में देखना चाहूंगी कि आपने सही किया कि गलत। इसका आंसर मैं देखना चाहूंगी बेटा। KH2PO2। आई एम वेटिंग इन द चैट रूम। सोचो। आदित्य नो, ये तो चैलेंज क्वेश्चन था। कृष्णा नो, अर्णव नो, प्रणव नो। दैट्स अ वेरी कॉमन आंसर you're giving me. No, Arnav. No, I'm still waiting in the chat room. No, no Devansh. So I'm coming for the rescue, guys. और कोई भी तो बताओ यार। So listen up. आराम से करना। हाँ, फॉस्फोरस के मैंने आपको 3 एसिड्स बताए थे ना, याद करो एक बार। एक क्विक बैकअप लेते हैं पहले तो। ये फॉस्फोरस वाले 3 एसिड याद है आपको? यस मैम। ध्यान से देख लो इन्हें। एक H3PO3 था जिसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे। एक H3PO2 था जिसके पास 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, और एक ऊपर चला गया H3PO4 जिसके पास 3 थे। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस मैम। ओके, अगर याद आ रहा है तो क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन कह सकते हो उसको। सो ये किस एसिड और किस बेस से बना है? आ रहा है आंसर, आ रहा है मेरे पास। एक मिनट, एक और देखना चाहूंगी। यस अर्णव, दैट इज राइट आंसर। फाइनली यू गेव द राइट आंसर, थैंक यू। लेकिन बोलना नहीं अभी। हाँ भाई, तो ये किस बेस से बना होगा? के कहाँ से आया होगा? KOH से ना बेटा। KOH. और H2PO2 कहाँ से आया होगा बेटा? H3PO2। H3PO. वेरी गुड, H3PO2। 3 एसिड्स थे फॉस्फोरस के, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। और आप देखते ही समझ गए कहां से आया होगा बेटा? विदुला करेक्ट, दैट्स राइट, नॉर्मल सॉल्ट। वेरी गुड बेटा, 3PO2. दैट्स राइट। तो बेटा ये बताइए कि H3PO2 के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे?
1 1 और वो 1 उसने दे दिया, इसके 1H+ और इसका OH ने मिलकर पानी बना दिया। तो यानी कि यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ या पार्शियल? एक ही H+ दे सकता था और दे दिया इसने। कंप्लीट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक या बेसिक? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे क्या बनते हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स। बेटा बोल दो। बेटा समझ में आया? क्वेश्चन था ना इंटरेस्टिंग, था ना Yes, परेशान ma'am. करने वाला? अब आप एक काम करो, अब आप ना ये लास्ट के चारों करो, टेक योर टाइम, बल्कि 5 कर दो, सही करना, लेकिन आई नो यू कैन डू दैट, कोशिश करना। वेरी गुड अर्नव, करेक्ट, क्या बात है। Waiting in the chat room. बस बस क्या है कि आंसर? वेरी गुड अर्नव, क्या बात है यार, छा रहे हो। देवांश कौन सा वाला है ये? अगर ये पहला वाला तो करेक्ट आंसर है देवांश, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। करेक्ट अर्नव, करेक्ट कुशाग्र। सेकंड सेकंड इज रॉन्ग देवांश, थर्ड इज करेक्ट। सेकंड वाला रीचेक करो। 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, सब लोग क्यों नहीं दे रहे बेटा? मैं नाम ना लूं क्या अगर गलत है तो? ऐसा नहीं कर, ठीक है नाम नहीं लेंगे। अर्नव करेक्ट, अर्नव फर्स्ट इज नो बेटा, जपनित, सॉरी जपनित, आई एम सॉरी, आई वाज नॉट सपोज्ड टू टेक द नेम्स। अच्छा मैं बता रही हूँ बिकॉज काफी सारे लोगों ने काफी सारा आंसर दिया है। ओके, अब आप मैच कीजिए, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। कुछ चीज ऐसी होती है को आराम से समझना पड़ता है। सॉरी अबाउट दिस। सो Na2HPO4 बेटा NaOH से बना होगा, और इस HPO4 कहां से आया होगा? कौन से एसिड से? H3PO2 से, H3PO4 से, H3PO3 से? H3PO4। H3PO4 के पास कितने रिप्लेसेबल, कितने H+ देने लायक इंसान है ये? 3 पर क्या उसने तीनों दे दिए? तीनों दे दिए तो PO4 बचना चाहिए था सॉल्ट में, पर सॉल्ट में तो HPO4 बच रहा है ना? यानी कि उसने तीनों नहीं, 3 में से कितने H दिए उसने? 2। यानी कि यहाँ पर भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ? जपनित व्हाट डू यू से बेटा? नो मैम, नहीं हुआ ना, और कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मींस इट इज नॉट नॉर्मल सॉल्ट। इट कैन ईदर बी, इट कैन बी वाटर, इसके पास अभी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और है, दैट इज व्हाई इट इज एन एसिड सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट पड़ेगा। अब एक बार फिर से रिट्राई करना चाहोगे ये वाला? कम ऑन यू कैन डू दिस। ये कौन से एसिड से आया होगा? H3PO3 से। याद है इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे? 2। क्या इसने दोनों दे दिए या कुछ बचा के रखा है? दोनों दे दिए। दोनों दे दिए। दोनों दे सकता था, दोनों दे दिए तो भाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, दैट मींस इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट, है कि नहीं? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। Na3PO4 को तो देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो H नजर ही नहीं आ रहा, तो ये तो नॉर्मल ही होगा ना, ये समझाओ ये वाला। क्लियर सबको? NaH2PO3 किससे बना है? NaOH बेस H3PO3। इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं और दोनों रिप्लेस हो चुके हैं या बचा है इसके पास कुछ?
बचा है। बचा है, दोनों में से इसने एक ही दिया है, यानी कि एक अभी बचा है ना। ये H2 में से कितने H और निकाल सकता है? एक और। एक और। और क्योंकि कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, एक और H प्लस और निकल सकता है, दैट इज व्हाई इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। लास्ट वाला तो मैं नहीं बताऊंगी, लिख दूंगी सिर्फ, नॉर्मल है कि नहीं। और ये Al2SO4 होल थ्राइस, कुछ दिख रहा है H प्लस या OH यहाँ पे? नो, तो ये भी नॉर्मल। बेटा थोड़ा सा मुश्किल पता है कौन से केसेस आए, मैं सबको बता दूं कि आपको एक बार अच्छे से तब तक कोशिश करते रहना है कि आपको ये इतने अच्छे समझ में ना आ जाए कि आप किसी को जाके पढ़ा दो। पढ़ाना मत वो मुझे करना, ओके। लेकिन ये 4-5 केस हमेशा परेशान करते हैं, नॉट जस्ट इन क्लास 11 12, क्या उसके बाद भी बच्चों को परेशान करते हैं। सो यू मस्ट नो देम वेरी क्लियरली। किसी को कोई वाला केस दोबारा समझना तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। Any case that you did not get? No? समझ में आ गए सारे केसेस? वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जिनको मैंने मार्क किया है उनको दोबारा से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको दिक्कत ना। कौन सा वाला? लास्ट वाला। लास्ट वाला ना बेटा, Al2SO होल थ्राइस। ये तो सिंपल है, किससे बना है? AlOH होल थ्राइस से, NH2SO4 से। और यहाँ पर ना तो इसका कोई OH बचा है ना इसका कोई H, तो ये कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल। इस सॉल्ट में आपको AlOH होल थ्राइस का OH नजर आ रहा है? नहीं। H2SO4 का H नजर आ रहा है? नहीं। तो ये कैसा सॉल्ट है बेटा? नॉर्मल। कंफ्यूजन या क्लियर है? मैं बोल गया। वेरी गुड। अब इसके अंदर कौन सा बेटा? आता AlOH होल थ्राइस, 3 OH के हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं। नहीं, बैलेंस करनी पड़ेगी ना पूरी रिएक्शन बेटा। देखो ऐसा हुआ, AlOH होल थ्राइस and H2SO4 gives you Al2SO4 होल थ्राइस and H2, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर कितना वाटर बनेगा बेटा? 6H2O। तो 2 Al ने दिए 6OH माइनस और 3H2SO4 ने दिए 6H प्लस, तो 3 ने दिए। समझ में आया? ये इस तरह से हुआ है, पर आपको मुझे पहले लगा कि केवल उसके 3 है, 2 है, तो वो हुआ कैसे? अच्छा, पर अभी क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से बेटा? बैलेंसिंग के बाद आपको ये सब नहीं करना है, अभी सब पढ़ोगे, डोंट वरी। अब हमने ये तो सीख लिया, कह रहा है से दैट आउट लाउड एंड विद कॉन्फिडेंस, कि हमने ये तो सीख लिया कि एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, अच्छे से सीख लिया हमने ये। लेकिन हमें एक्चुअली में क्या करना था? एन फैक्टर निकालना सीखना था, है ना बेटा? यस सर। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे आप सॉल्ट्स का? सुनो ध्यान से। तो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, तो अब सॉल्ट 3 तरीके से, तो और भी सारे तरीके के होते हैं सॉल्ट, पर 3 तरीकों पे काम करना है अभी के लिए हमें। पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, जिसके पास ना तो रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं, जो किसका प्रोडक्ट होता है? कंप्लीट यूटिलाइजेशन का या पार्शियल यूटिलाइजेशन का बेटा? कंप्लीट नॉर्मल यूटिलाइजेशन। सॉल्ट। वेरी गुड। नॉर्मल सॉल्ट का फैक्टर निकालने का तरीका पहले बताऊंगी और फिर लिखूंगी कैसे, है ना? फॉर एग्जांपल NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट है ना बेटा? यस। इसको तोड़ दो आप इनटू कैटायन एंड एनायन, तो Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन। NaCl को तोड़ने पे आपको टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज मिले बेटा? 1। या टोटल कितने नेगेटिव चार्ज मिले? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 1। एक और फिर लिखूंगी डेफिनेशन। Na2SO4, it is a normal salt, right? Neither it has replaceable H nor it has OH. इसको तोड़ना जरा, let's break it up. So 2Na positive plus SO4 के ऊपर कितने नेगेटिव बेटा? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। कितने नेगेटिव? -2 नेगेटिव। वेरी गुड। अब बताइए कि Na2SO4 के एक यूनिट को तोड़ के आपको टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज मिले? टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज? 2। एक Na पे 1 प्लस 2 पे 2, या टोटल कितने नेगेटिव मिले? 2। तो Na2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2।
एक और ट्राई करते हैं, फिर आपको आसान तरीके से बताऊंगी, इतना मुश्किल नहीं रहेगा ये। Al2SO4 whole thrice another normal salt, break it up. So कितने Al है 2 और हर Al पे चार्ज होगा 3+। कितने सल्फेट है बेटा 3 और हर सल्फेट पे चार्ज कितना होगा, बताओ बताओ। -3। तो बताइए एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट से, सॉल्ट का मॉलिक्यूल नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला यूनिट होती है पर चलता है, कितने पॉजिटिव चार्ज मिले, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 6 बेटा 6। 6 3 तो एक Al पे है, पर मुझे 2 Al मिल रहे हैं एक सॉल्ट से, तो 2 Al पे टोटल मिला के कितने पॉजिटिव हो गए 6। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा 6। यानी कि पहले मैं लिखती हूँ डेफिनेशन, नॉर्मल सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा है, चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। ना लिखकर फॉर्मूला यूनिट लिख लो बेटा, क्योंकि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। लिख लो फॉर्मूला यूनिट, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो। ऑल सॉल्ट्स आर व्हाट, बोलोगे नहीं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। एनीवेज आप इसे मॉलिक्यूल बोल सकते हो, पर पूछे तो फॉर्मूला यूनिट। सो बेटा आई थिंक समझ में आ गया आपको, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना। आप बोलोगे समझ में तो आ गया, पर बड़ा लंबा मेथड है यार, तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा, कुछ और बताओ। तो कुछ और बता दूं आपको, कुछ और क्या, वो भी सिंपल ही है। आपको सिर्फ ये करना है बेटा कि इस कंपाउंड में कितने Na हैं 1 और हर Na पे चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। इस कंपाउंड में कितने मेटल आयंस हैं, कितने मेटल एटम्स हैं 2 और हर Na पे चार्ज कितना होता है 1 तो एन फैक्टर 1। इसमें कितने Al हैं 2 और हर Al पे चार्ज कितना होता है 3 कितना हो गया 6। ऐसे भी कर सकते हो, एक ट्राई करोगे, कैल्शियम फॉस्फेट ले लेते हैं, Ca3PO4 होल ट्वाइस, बिना तोड़े बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा 6 दैट्स राइट, क्योंकि कितने कैल्शियम है इसके पास 3 और हर कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है 2 तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। एक बार तोड़ के भी दिखा देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कैल्शियम 2+ एंड 2PO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है आपको 3 नेगेटिव। तो टोटल कितने पॉजिटिव मिल रहे हैं 6, टोटल कितने नेगेटिव मिल रहे हैं 6। 3 2 6, 2 3 6, तो एन फैक्टर भी क्या होगा 6। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज कर रही हूँ? समझ आ इसको लिख लो बेटा। हमारा Done everybody? यस मैम। वेरी यस मैम। अब हम बात करेंगे एसिड वाले सॉल्ट जिनके पास, जिनका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। सो एसिड सॉल्ट्स, बेटा एसिड सॉल्ट्स का एन फैक्टर वैसे ही निकालोगे जैसे किसी एसिड का निकालते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट कितने, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, कितने क्या देता है एसिड, एसिड का एन फैक्टर H+ आयंस। तो एसिड सॉल्ट भी number of H+ ions given by 1 formula unit of salt। मैं एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा एकदम, बहुत सिंपल है बेटा। फॉर एग्जांपल NaHSO4, पहले मुझे ये बताओ कि नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है? एसिड। और ये कितने H+ अभी और निकाल सकता है, मैं दिखाऊं 1, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अभी यहाँ पे देखो, हमने देखो NaHSO4 की रिएक्शन करवाई थी ना, तो इसका H और इसका OH पानी के फॉर्म में निकल रहा था ना, यानी कि इस रिएक्शन में सॉल्ट ने एक H+ लूज किया, क्योंकि एक ही H+ लूज किया, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, कोई भी सॉल्ट जितने H+ निकाल सकता है वो उसका एन फैक्टर। एसिड सॉल्ट के लिए ऐसे निकालेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? एसिड सॉल्ट के लिए ऐसा, फिर आपको होमवर्क दूंगी बहुत ही बढ़िया वाला। और बेसिक सॉल्ट के लिए नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, आई थिंक नाउ यू ऑलरेडी नो द इतने और निकाल सकता है H आयन जितनी उसकी। That's right. Number of OH ions given by 1 formula unit. So बताइए बताइए, CaOH Cl एन फैक्टर
1, क्योंकि इसके पास एक ही रिप्लेसेबल OH आयन है। आया समझ में या नहीं? यस अगर आ गया है तो आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैम, एक सेकंड मैम, लिख हाँ श्योर बिल्कुल लिखो बेटा, ऑल योर्स। यस अब बेटा आपको काम क्या करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जितने भी सॉल्ट मैंने आपको दिए हैं, आपको इन सब का n फैक्टर लिखकर तैयार रखना है। हो सके तो जहां पे आपने कॉपी पे किया होगा ना, उसका फोटो खींच के आप मुझे भेजोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में करोगे मेरे लिए इतना? यस थैंक यू। तो आप इसका इन्फेक्टर निकालोगे ना, सबका निकालना, ट्राई करना, जो हो सके वो करना, बाकी मैं तो हूं ही समझाने के लिए, है ना। सो मैं इन्फेक्टर्स निकालने आ गया, बस 2-3 छोटी छोटी चीजें, और फिर हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में। इज इट डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके चलिए बेटा, कभी कभी आपको ना इस तरह के सॉल्ट मिल सकते हैं जिनको हम मिक्स्ड सॉल्ट्स भी बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट्स, और ऑल्सो नोन एज, वैसे सारे मिक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो मैं आपको देने वाली हूँ डबल सॉल्ट्स है। मैं बताती हूँ क्या है। आपने कभी एलम का नाम सुना है? K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. 20, क्या बात है, 24H2। दिस इज पोटाश एलम, दिस इज पोटाश एलम। फिटकरी हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना, यूज किया होगा आपने कभी, क्यों किया होगा? वैसे इसको प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज कर सकते हैं, या ब्लड ऊज हो रहा हो बहुत ज्यादा तो उसके कोएगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट एनीवेज, अगर ऐसा कभी भगवान ना करे हो तो डॉक्टर को दिखाना। एनीवेज, सो इट इज अ मिक्स सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4, 2 सॉल्ट चिपके हुए हैं आपस में, मिक्स्ड है। समझ रहे हो? समझ में आया मिक्स सॉल्ट क्या होता है? Yes, ma'am. है ना। आपसे अगर इस पूरे के पूरे सॉल्ट का इन्फेक्टर पूछे जिसमें 2 सॉल्ट्स की मिक्सिंग हो रही है, तो कुछ नहीं करना, आप इस वाले सॉल्ट का इन्फेक्टर निकालिए, इस वाले सॉल्ट का इन्फेक्टर निकालिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एन फैक्टर ऑफ पोटाशियम क्या होगा चेक करें। उसके लिए K2SO4 वाले पार्ट का इन्फेक्टर कितना होगा बेटा? कितने के हैं? 2। हर के पे चार्ज कितना होता है? 1, दैट इज 2। Al2SO4 वाले पार्ट का इन्फेक्टर कितना होगा? कितने Al है? 2। हर Al पे चार्ज कितना होता है? हर Al पे बेटा 3 होता है तो 6 हो जाएगा। 6। तो फाइनल पूरे के पूरे पोटाशियम का इन्फेक्टर कितना होगा? 2 + 6 दैट इज 8। समझ में आ पाया कि नहीं? Yes, ma'am. तो इस तरह के केस में आपको ऐसा करना है। मैं एक और केस एग्जाम्पल करवाने रही हूँ, वो क्वेश्चन में दूंगी आपको। अच्छा, हमने एसिड का इन्फेक्टर निकालना सीख लिया, बेस का निकालना सीख लिया, सॉल्ट का निकालना सीख लिया, एन फैक्टर ऑफ आयंस भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। एन फैक्टर ऑफ आयंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ कार्बोनेट आयन, what is the factor of n factor of phosphate ion, what is the n factor of sulfate ion, chloride ion, ammonium ion, ammonium ion तो लिखूंगा, क्या होता है अमोनियम आयन बताओ? NH4+। बेटा इनके एन फैक्टर इनके माथे पे लिखे हुए हैं। CO3 2- पे कितना चार्ज है बेटा? 2, ma'am. कितना पूछा है, माइनस नहीं लाएंगे उसके लिए, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू बताओ कितनी एन फैक्टर, कितना है इसका चार्ज? 2, तो एन फैक्टर 2। फॉस्फेट आयन पे कितना चार्ज है? 3 एन फैक्टर 3। सल्फेट आयन पे कितना चार्ज है? 2 एन फैक्टर 2। क्लोराइड आयन पे कितना चार्ज है? 1 1 1 1। एल्यूमिनियम आयन अगर मैं लिख देती यहाँ पे Al3+, तो उसका एन फैक्टर कितना होता? 3। समझ गई मैंने 1 कितने गंदे तरीके से लिखा है ना, 7 लग रहा था। कितना सिंपल होता है ना आयंस का इन्फेक्टर निकालना बेटा। एन फैक्टर ऑफ आयंस इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन इट, चार्जेस ऑन इट। बेटा ये भी समझ में आ गया आपको अच्छे से या नहीं? बोलो बोलो। आ गया मैम। तो हमें सबका इन्फेक्टर निकालना आ गया, एसिड बेस सॉल्ट, है ना।
हालांकि एन फैक्टर्स और भी होते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के, रिड्यूसिंग रिएजेंट के, पर ये मैं भी नहीं करना, ये हम तब करेंगे हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने एसिड बेस्ड रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर निकालना सीखा है और अब हम बढ़ते हैं आगे। क्यों निकाल रहे थे एन फैक्टर, याद नहीं आ रहा मुझे। हम कंपाउंड का Equivalent mass of Equivalent mass. एन फैक्टर निकाल रहे थे जिससे कि हम इक्विवेलेंट मास निकाल पाए, बिकॉज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यानी कि अब हमसे कोई एसिड बेस सॉल्ट या किसी आयन का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो हम फटाक से निकाल देंगे, क्योंकि हमें हर कंपाउंड का क्या निकालना आ गया है, एन फैक्टर। चलो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इक्विवेलेंट मास निकाल के क्या करोगे? इक्विवेलेंट मास निकाल के आप एक नई टर्म निकालना सीखने वाले हो, दिस इज क्रेजीली इंपॉर्टेंट टर्म, आई कांट इवन टेल यू, इट्स सो इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, इसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट। इसने चैट में कुछ बोला मुझे, एक चीज नोट करनी थी प्लीज। हाँ श्योर बेटा, अपन आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, इतना ऊपर या और ऊपर? मैम बस इतने ही। ठीक है बिल्कुल उतार सकते हो बेटा, इट्स ऑल योर्स। सो मैं आपको जो टर्म बताने वाली हूँ दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज just go on my expression, it's very very important। आपको पता है इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना इन केमिस्ट्री के अंदर, जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप एक लाइन में कर सकते हो अगर आपको महारत हासिल हो गई ग्राम इक्विवेलेंट्स को लेकर के, जो बहुत जल्दी नहीं होती है। लेट मी वार्न यू, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको करने के बाद ना दे फील सो कूल अबाउट इट। बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ बच्चे तो लगे रहते हैं कि लंबी लंबी कैलकुलेशन, कुछ बच्चे एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोना स्टडी राइट नाउ। ग्राम इक्विवेलेंस, also known as equivalence. Oh, spelling. So सुनो बात ध्यान से बेटा, you know what, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक नंबर होता है। जैसे मोल इज व्हाट, जैसे मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, इनहेल कर ली मैंने, तो ये 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन का वेट है, वॉल्यूम है, नंबर है उसके मॉलिक्यूल्स का, नंबर। पुराना भूल के नया नहीं पढ़ना है, दिस चैप्टर इज सुपर लिंक्ड, तो इसलिए पुराना रिवाइज भी करते जाना है। इट्स अ नंबर। तो ग्राम इक्विवेलेंट में बेटा एक नंबर ही होता है। अब बोलोगे कैसा नंबर होता है मैम? तो सुनो बेटा, अगर आपके पास, ध्यान से लाइन सुनना, मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको। अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी है, इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, तो आप कह सकते हो आपके पास वो चीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। होल्ड ऑन, आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4? पहले ये बताओ मुझे, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? आउटकम सिंपल है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। और कितना हो सकता है, कितना कितना हो सकता है? 1 and 2. 1 और 2. और कितना बाय डिफॉल्ट लोगे? 2। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम, और एन फैक्टर कितना है? 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना है H2SO4 का बेटा? 49 ग्राम। यस Yes, ma'am. Yes. अगर आपके पास एक कंटेनर में 49 ग्राम H2SO4 रखा है, इतना लिक्विड होता है ना H2SO4 रूम टेम्परेचर पे, तो आप गर्व से कह सकते हो भाई मेरे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? H2SO4। यानी कि इतनी क्वांटिटी को आपने क्या बोला, एक नंबर दे दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर आपके पास 98 ग्राम H2SO4 होता तो आप क्या कहते, कितने ग्राम H2SO4 होता आपके पास? 2 ग्राम। है ना, 49 2। अगर आपके पास 9.8 ग्राम H2SO4 होता तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 होता आपके पास? 0.2. 0.2। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ग्राम इक्विवेलेंट इज अ नंबर गिवन टू व्हाट क्वांटिटी? क्वांटिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने आपको बेटा? किसी भी चीज की इक्विवेलेंट मास जितनी क्वांटिटी, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन? 8. वेरी गुड, पूरा बोलो।
8 ग्राम। ग्राम। सो इफ यू, अगर आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए, अनुलोम विलोम तो ये होता है ना, करते हो आप लोग या नहीं? या तुम लोग तो कोई और बात ही नहीं करते पढ़ाई के अलावा, आई लाइक इट बट स्टिल। तो अगर आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन को इनहेल किया है तो आप गर्व से कह सकते हो कि आपने कितने ग्राम का ऑक्सीजन इनहेल किया है बेटा? 1 gram equivalent. 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन इनहेल किया है तो आपने कितने ग्राम का ऑक्सीजन इनहेल कर दिया भैया? 4 ग्राम ग्राम equivalent। कैसे निकाल पा रहे हो आप ये? आप क्या करोगे इसके लिए, जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हो तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला बना दो। आप तो निकाल रहे हो तो फॉर्मूला बना लिया होगा आपने अब तक। Given mass divided by equivalent mass। क्या बात है, किसकी मधुर आवाज थी ये? मैम आदित्य। आए थे, समझ में आया ना आपको? यस और मैम। सबको समझ में आया, जब भी आपको गिवन क्वांटिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो क्या करोगे? गिवन मास अपॉन, इक्वलेंट। mass। जैसे आपने यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला? 49 अपॉन 49, 98 अपॉन 49, 98 इज द गिवन मास, 49 इज द इक्विवेलेंट मास, तो क्या आ गए? 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो जब भी गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ इक्वलेंट। इक्विवेलेंट्स या ग्राम। वेरी गुड बेटा, यहां तक आपको समझ में आया तो इसकी डेफिनेशन नोट कर ले। क्वांटिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, बहुत सारे इक्वल इक्वल हो गए यहाँ पे, ये इक्वल टू मैं पूरा लिखूं क्या इसको, वरना कंफ्यूज हो गया आप। क्वांटिटी इक्वल टू इज नोन एज, लिख देते हैं, इज known as equivalent, is known as, क्या लिख रहे हो? is known as what? Tell me. ग्राम। 1 ग्राम equivalent. इक्विवेलेंट पूरा लिख लेना बेटा। हालांकि डेफिनेशन में कहीं कुछ नहीं करना आपको इस बात का, इस समझ का करना है बहुत कुछ। इतना समझ में आया तो कुछ और करें इसके बारे में? 1 मिनट नोट कर। शो कर लो। मैम बिल्कुल ग्राम मोलर मास जैसा ही है। डोंट, अभी करवाती हूँ, डोंट कंफ्यूज द टू, होल्ड इट। पता है इसलिए इक्विवेलेंट मास की यूनिट पता है क्या होती है? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंस। एक इक्विवेलेंट का मास इज इक्विवेलेंट मास। कर सकती हो ना? हालांकि लोग ग्राम लिख के छोड़ देते हैं, चलता है, इतना मत लिखो। लेकिन अगर और भी प्रिसाइजली करना है तो मोलर मास क्या होता था? ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ग्राम पर इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स। चलो इतना क्लियर काफी है हमारे लिए। अगर आपने लिख लिया बेटा, इज इट डन? यस मैम। पक्का? यस। अब जैसा कि आप लोग सोच रहे हो मोलर मास, तो याद करो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला करते थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर। मोलर मास। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, और गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स। वैसे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से बताना बेटा, आप लोग बार-बार भूल जाते हो। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही था ना? यस। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएंगे बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को न्यूमरेटर में ले जाओ। यस बोलो। मैम। ओके। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। और इस फॉर्मूले में कुछ और भी नजर आ रहा होगा वैसे आपको। ये मैम चीज m क्या की है? जगह n अपॉन w। क्या बात है, यानी कि ये चीज क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि आई कैन ऑल्सो राइट दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना? यस। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए आपको या नहीं अच्छे से? मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको कुछ भी क्रॉस करना है कि मैम ये वाला पॉइंट उतना क्लियर नहीं है, you can simply ask me. You all the right to ask me, okay? आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? समझ में आ गया?
मैं क्वेश्चन Yes, पूछ ma'am. लूं? ओके, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप. कैलकुलेट द मास ऑफ, आराम से करना बेटा, ऑफ 5.6 ग्राम इक्विवेलेंट्स, पूरे लिखना आप लोग, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट. आपके पास इतने ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट है, तो आपके पास कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है? सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर आ गया मेरे पास. I have written the question, विश्वजीत. आपको स्क्रीन लैग हो रही है बेटा? बेटा आप मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड तो किया करो. क्या लैग हो रही है स्क्रीन? नो. अर्पण सॉरी बेटा, आपके पास गलती से चला गया. My headphone just died. Okay, Ayansh, maybe the right answer. यूनिट नहीं लिखते हो साथ में? हाँ, बहुत टाइम ले रहे हो. मैं बस सोडियम का मास बता. बता देती हूँ, वैसे पूरे सोडियम कार्बोनेट का ही मास बता देती हूँ मैं आपको. वैसे सोडियम का 23 होता है बेटा, तो इट्स 2 into 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है? 3. तो ये सब मल्टीप्लाई करके 106 आएगा बेटा, एंड ऐड करके. वंश, आई डोंट थिंक इट्स राइट आंसर बेटा. कृष्णा सही लग रहा है मुझे आंसर. विदुला, आई डोंट थिंक बेटा, इट्स बहुत बड़ा आंसर दे दिया आपने. देवांश, नो गाइस, क्या कर रहे हो बाबा? अरे यार सही लग रहा है मुझे तुम्हारा आंसर, पर सबके अलग अलग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग. कोई ना कोई कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है. अब सुनो, 5.6 ग्राम इक्विवेलेंट, आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं, आपको मास पूछा है, और आपको मोलर मास पता है. आपको मोलर मास पता है, लेकिन हमें एन फैक्टर भी चाहिए. कि आपको Na2CO3 का एन फैक्टर पता है क्या? नहीं, एक मिनट मुझे करने देना. Na2CO3 एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? ओ, ये तो सॉल्ट है, और ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2. कितने सोडियम है? 2, और हर सोडियम पे चार्ज कितना है? 1. तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? 2. सारा सामान आ चुका है मेरे पास, तो लेट्स ट्राई टू पुट दिस वाला, ये वाला फॉर्मूला रख दो बेटा एन फैक्टर निकालने के लिए. बहुत सारी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट दिए हुए हैं यहाँ पर. कितने ग्राम इक्विवेलेंट दिए हुए बेटा क्वेश्चन में? 5.6. मास का पता है लगाना. जरा मुझे Na2CO3 का मोलर मास तो बताना. 106. एन फैक्टर कितना है बेटा इसका? 2. तो W कितना आएगा? 56 into 5.6. मैम हाँ बोलो बोलो. मैम जब मैम हमने 53 होगा. क्या होगा बेटा? मैम 53 Oh, sorry. That's right. I'm sorry. 53 होगा बेटा. That's absolutely correct. 53 into. तो बेटा कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? तुम लोग कर रहे हो मैम 296.8. 2. अच्छा, यानी कि बहुत सारे लोगों का सही तरीके मैंने कहा 290. 6.8. पक्का सही कैलकुलेशन है ना? क्योंकि सब लोगों ने किया तो ही है, पर आंसर जरा अलग है. मैं देखती हूँ कितने लोगों का सही है, देखने दो मुझे. ओके, सो वी हैव प्रणव करेक्ट. देवांश क्या किया बेटा आपने? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया ना, जस्ट डबल आंसर. विदुला, आई होप यू गॉट द, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे आप? यस मैम. बस एक ही सही आंसर है मेरे पास, प्रणव का और वंश का. सॉरी वंश, यूर राइट. बाकी सबने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, दिख रहा है साफ साफ. बेटा किसी को इस क्वेश्चन में क्रॉस करना है, सब लोग आंसर दिया करो ना. 4-5 लोग ही देते रहते हैं बस.
ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बेटा, इसको लाइटली मत लो. आई एम देयर टू टेल यू. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क 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 एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट टू. पक्का समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. सो हमें ग्राम इक्विवेलेंट और मास का कन्वर्जन भी समझ में आ गया है. आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन जाने से पहले 2-3 काम आपको बताने मुझे. आप लोगों ने शुरू कर दिया, जो मैंने होमवर्क दिया था उसे करना शुरू किया कि नहीं किया, ये बताओ. यस मैम. कर दिया. उस बेटा आप थोड़ा सा 2 क्वेश्चन कर लो, 4 कर लो रोज, पर करना शुरू करो. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप करना शुरू करोगे. दूसरी चीज बेटा, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, आपको उन क्वेश्चन को करना और आसान हो जाएगा. 1 मोल एटम. बेटा पुराने टाइम में ना मोल एटम टर्म को ग्राम एटम, बल्कि 1 मोल के मैं एक्स लिख लेती हूँ. एक्स मोल एटम आपके पास है, तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास x ग्राम एटम है. तो मोल एटम को ग्राम एटम बुलाते थे पुराने जमाने में. अब भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो ग्राम, x ग्राम एटम मतलब x का वेट दिया है या एक नंबर है x? बताइए. x इज नंबर और मास. अगर मैं x मोल एटम लिख के दूं तो क्या ये एक नंबर है या मास है? नंबर. नंबर. तो अगर इसको x ग्राम एटम लिख कर देंगे तो भी क्या है? नंबर. क्योंकि ग्राम अगर मैं बोलूं x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेट है. पर x ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? नंबर. फर्क समझ में आ गया कि छोटी सी चीज परेशान करती है, बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते. सो अगर कहीं ग्राम एटम एक साथ लिखा है तो ये कहना अच्छा, हमें परेशान करने की जरूरत. This is just not gram atom, this is mole atom. Similarly, Y mole molecules. That means Y gram molecules. Gram molecules. तो अगर gram और molecules आपने लिखा है तो भी क्या है? Y is what? A number, mass or volume? Number. तो बेटा mole atom, gram molecule, gram formula unit. ये परेशान करने को दिए जाते हैं बच्चों को. तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल Z है यहाँ पे, तो Z मोल फॉर्मूला यूनिट्स को वो क्या लिख कर दे सकता है आपको? Z ग्राम फॉर्मूला यूनिट. तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, यानी कि ओहो हमें परेशान करोगे, ये सब क्या है? ये मोल है, यानी कि ये एक नंबर है. आई बात समझ में? एक बार आप येलो वाला रिपीट कर दोगे? बिल्कुल कर दूंगी बेटा, क्यों नहीं करूंगी. देखो x मोल एटम्स लिखा हुआ है. अब इसको ऐसे लिखते हैं. मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द मास, एक क्वेश्चन ही कर लेता है. मास ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम. तो बेटा किसकी आवाज थी जिसने पूछा था अभी? प्लीज नाम ले लो अपना. हम विश्वजीत. विश्वजीत. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. व्हाट इज द मास ऑफ 3 ग्राम एटम्स. तो ये 3 ग्राम एटम क्या है बेटा? 3 ग्राम एटम क्या पढ़ोगे इसको? 3 मोल एटम्स. ये 3 ग्राम एटम एक नंबर है या मास है? नंबर. अगर लिखा होता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में फर्क समझना, कंट्रास्ट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 ग्राम सोडियम. देखो कंट्रास्ट, देखो बेटा कितना ब्यूटीफुल कंट्रास्ट है. इस वाले क्वेश्चन में 3 ग्राम क्या है? मास. और इस वाले क्वेश्चन में 3 ग्राम एटम क्या है? नंबर. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालें जरा. तो आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है 3 ग्राम एटम, यानी कि 3 मोल एटम्स का. मोल को मास में, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मोलर मास पता है, तो क्या मैं मास निकाल सकती हूँ बेटा? अबे हाँ तो बोल दो. Yes. नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए? 3. सोडियम का मोलर मास कितना होता है बेटा? 23. वेरी गुड. 23 ग्राम पर मोल. सो 3 into 23 दैट इज 69 ग्राम. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द मोल्स इन 3 ग्राम सोडियम. तो ये क्या दिया है आपको? मास दिया है और हमें मोल निकालने हैं. गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 3 अपॉन 23. इतने मोल एटम्स. बेटा दोनों क्वेश्चन का कंट्रास्ट क्लियर हुआ? ये बच्चे को इतना परेशान करते हैं. सो ग्राम एटम यानी कि मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि मोल मॉलिक्यूल्स.
ग्राम फॉर्मूला यानी कि मोल फॉर्मूला, और ग्राम ही लिखा है, एटम मॉलिक्यूल नहीं लिखा उसके आगे, तो वो क्या है, मास है। कंफ्यूज और नॉट? नो मैम। यस विश्वजीत क्लियर हो गया बेटा अच्छे से आपको? मैम, हल्का सा कंफ्यूजन है। प्लीज आस्क ना, बोलो क्या पॉइंट अनक्लियर है अभी, बताओ। मैम इसे ऐसे क्यों क्यों करा, मतलब बस मैम ये पुराने टाइम में ना, जब तक मोल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम ऐसे ही बोला करते थे बेटा। ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट टर्म नहीं है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? किस्मत खराब है बेटा, क्योंकि पुरानी चीज अब भी यूज हो रही है, पुरानी Yes, टर्म्स ma'am. अब भी यूज हो रहे हैं। सो मोल ना बोल के ग्राम एटम्स, मोल ना बोल के ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हालांकि मोल इज द मोस्ट वैलिड टर्म टू स्पीक, लेकिन बोला जाता था, क्या करें, क्वेश्चन खो जाए आपसे, इसलिए मुझे बताना पड़ा आपको, वरना मैं तो बताती मैम भी ना। मैम ग्राम एटम सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स का तो चेंज है, ज्यादा डिफरेंस थोड़ा है यहाँ पे। बस वही ग्राम एटम जब आए तो उसे क्या पढ़ना, ओ ये तो मोल्स है, हाँ ओके मैम। और खाली ग्राम लिखा है, उसके आगे एटम मॉलिक्यूल लिखा है, तो क्या पढ़ना, हो ये तो मास है, ये पहचानना होगा आपको। समझ गया मैम। समझ गए? क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अब इसको